पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 19 अब मैं करा रहा हूँ, जहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट का कंसेप्ट शुरू होगा। क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट, क्वेश्चन के साथ ही उसको समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है L&M आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट मिल गई है, अब पार्टनर की रेशो इक्वल है। सबसे पहला वर्क है 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेनी है और इनका अपना खुद का बैलेंस अकाउंट में शो कर देना है। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले कैश का खुद का बैलेंस डाल देते हैं। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट से हम लिखेंगे 15,500, ठीक है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, लायबिलिटीज़ है ये। एल के अकाउंट में डालेंगे 1,10,000, एम के अकाउंट में 70,000, एन के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। फिर देखते हैं बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई फंड, कोई गुडविल, कोई P&L, कोई सरप्लस है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। असेट्स में देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नंबर 1 गुडविल है, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सभी असेट डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो ये 3,000 एंड 3,000 हो जाएगा, टोटल 6,000 है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ये हो जाएगा 1,000 एंड 1,000, टोटल अमाउंट 2,000 था, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में देखो कोई ऐसी चीज़ें हैं क्या जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। 2 रिजर्व और एक फंड भी है। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 5,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लायबिलिटी से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कौन सी साइड में होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। 5,000 पे फिगर है तो 2,500 और 2,500 दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देते हैं। फिर कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, एक बार चेक कर लें कोई कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी ना हो। अगर कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आ गई तब तो इस फंड से उसको प्रोवाइड कर देंगे, वरना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई लायबिलिटी है जी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, नहीं, कहीं कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो हमें फ़ंड रखना तो कभी है ही नहीं। फंड्स या तो लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं नजर आई, हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 6,000 है, जिसे 3,000 और 3,000 बांट दिया जाएगा। क्लियर है। एक फंड और रह गया अब सिर्फ, कौन सा, प्रोविडेंट फंड। कर दें इसको भी डिस्ट्रीब्यूट, क्या नहीं, सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे लेकिन प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टनर्स के नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो इसका बंटवारा जब होगा तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा, पार्टनर को नहीं मिलेगा, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं करेंगे। अब इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, तो नीचे लिखिए एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड एन एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नए पार्टनर एन को हमने बिजनेस में कॉल कर लिया, किन शर्तों पे, ए एडजस्टमेंट, एन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एन का 1/5 हिस्सा बिजनेस के प्रॉफिट में रहेगा। आगे, ऑल द डेटर्स आर गुड, हमारी फर्म के सभी डेटर गुड डेटर हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर डेटर गुड है तो क्या हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेकिन बनाना चाहिए। बैड डेट्स का प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ कस्टमर बैड निकलेंगे, नुकसान हो जाएगा, उसको प्रोवाइड करने के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। अगर कस्टमर गुड है तो प्रोविज़न की कितने की ज़रूरत होती है, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी बैलेंस शीट देखो, इन्होंने तो प्रोविज़न बना रखा है। इन्हें लग रहा था पहले बैड डेट्स हैं, प्रोविज़न बन गया, अब हमें लगता है बैड डेट्स नहीं होंगे, इस प्रोविज़न को कैंसिल कर देते हैं। तो प्रोविज़न बनाना बैड डेट्स का लॉस क्रिएट करता है, तो अगर कैंसिल कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रेडिट साइड में 1,000 का प्रोविजन जो पहले तक बना हुआ था उसे हमने कैंसिल कर डाला। इससे हमारे डेटर का नेट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पहले जरा डेटर देखो कितने के थे, 21,000 में से 1,000 लेस हो रहे थे। अब लेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बैड डेट्स का प्रोविजन लेस कैंसिल कर दिया, पूरा का पूरा 21,000 ही बाहर आ जाएगा। 1,000 एक तरह से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। आगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज बाय 5,000, स्टॉक की वैल्यू 5,000 बढ़ा दो, प्रॉफिट है, ये भी असेट इंक्रीज हो गई है। क्रेडिट से में डालो बाय स्टॉक और बैलेंस शीट को अपडेट कर दो, स्टॉक का नया बैलेंस डाल दो। कितना हो जाएगा नया स्टॉक का बैलेंस, 30,000 तो पिछली बैलेंस शीट में था, 5,000 हमने इंक्रीज कर दिया, हो गया 35,000। क्लियर है। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड टू 90,000, 90,000 का डेप्शन मत लगा देना, डेप्शन लगाया लेकिन डेप्शन के बाद उसकी वैल्यू 90,000 है। पहले बैलेंस शीट में कितनी थी, 1 लाख, तो इसका ना डेप्रिसिएशन सिर्फ 10,000 है। डेप्शन तो हमारे लिए लॉस क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। और इसके फ़ौरन बाद बैलेंस शीट में बिल्डिंग को भी अपडेट कर देते हैं। कितनी वैल्यू हो जाएगी बिल्डिंग की, प्रीवियस वैल्यू बिल्डिंग की 1 लाख थी, 10,000 का लॉस हो गया तो 90,000 रिमेनिंग है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, एन ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 10,000
एंड ₹50,000 एज हिज कैपिटल। नया पार्टनर अपने साथ 10,000 रुपये प्रीमियम के और 50,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है। बहुत बढ़िया बात है, हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं इसके बेस पे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी भाई इसके बेस पे? पहली एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। टोटल 50,000 हो जाएगा, जिसमें से 40,000 उसकी कैपिटल है और 10,000 रुपीज़ 50,000 उसकी कैपिटल है, 10,000 प्रीमियम है, तो टोटल कैश हमारे पास 60,000 होगा। अगली एंट्री में क्या करेंगे, इस प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एल एंड टू एम, ठीक है जी। कितना अमाउंट है प्रीमियम का? 10,000। और उनकी आपस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करना, कहीं कोई रेशियो नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब बराबर होगी 5,000 एंड 5,000। क्लियर है यहाँ तक? लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं इसकी। कैश की डेबिट से में लिखेंगे टू एंस कैपिटल और क्या लिखेंगे टू प्रीमियम। 50,000 कैपिटल, 10,000 प्रीमियम। डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया तो क्रेडिट भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, सबसे पहले एन के कैपिटल अकाउंट में 50,000, उसके बाद फिर बाय प्रीमियम। प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5,000 एल के अकाउंट में, 5,000 एन के अकाउंट में, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन कैश। यही वो सेंटेंस है जो हमारे क्वेश्चन को पूरा करने वाला है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए वो सब अधूरे थे एक तरीके से, क्योंकि हमने कैपिटल पे कभी ध्यान नहीं दिया। लास्ट में उसने बोला है सभी पार्टनर ने डिसीजन लिया है कि उनकी कैपिटल को उनकी P&L रेशियो में मेंटेन किया जाएगा, उनकी कैपिटल के बैलेंस को मॉडिफाई किया जाएगा। सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं मांगी जाएगी, चेक की जाएगी, बल्कि अदर पार्टनर की कैपिटल को भी चेक और वेरीफाई किया जाएगा। और अगर उनकी कैपिटल रीजनेबल अमाउंट से कम है तो उन्हें भी कॉल किया जाएगा पैसा लाने के लिए। अभी तक जितने क्वेश्चन तुमने किए उसमें सिर्फ नए पार्टनर ने ही कैपिटल डाली है, अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस भी पार्टनर की रीजनेबल कैपिटल से कम कैपिटल होगी, भले ही वो ओल्ड हो भले ही वो न्यू, उसे पैसा डालना पड़ेगा। और हो सकता है किसी की कैपिटल ज़्यादा हो तो हम उसका सरप्लस भी नहीं रखेंगे, हम उसको कुछ रिफंड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये होगा, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट आप करोगे वो तब तक नहीं उसके बारे में कुछ भी डिसीजन लेना जब तक कि आपका कैपिटल अकाउंट आपकी तरफ से रेडी ना हो जाए। वैसे आपकी तरफ से रेडी होने से फुल एंड फाइनल रेडी नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से रेडी होना जरूरी है। हम अपने कैपिटल अकाउंट को अपनी तरफ से कब रेडी मानते हैं? जब उसकी बताई सभी एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने ले लिया हो, सिर्फ इस आखिरी एडजस्टमेंट को छोड़ के, कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के। क्या हमने अपना कैपिटल अकाउंट रेडी कर डाला क्या उस हिसाब से? नहीं, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। आपने कैपिटल की एंट्री कर दी है, प्रीमियम की एंट्री कर दिया, बैलेंस शीट में रिजर्व था, फंड था, गुडविल था, डिस्ट्रीब्यूशन सबका कर दिया। एक एडजस्टमेंट अभी भी बची हुई है, कौन सी? रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं किया, इसलिए हमारा कैपिटल अकाउंट अभी रेडी नहीं है। पहले हम अपना कैपिटल अकाउंट रेडी करें, उसके बाद इस एडजस्टमेंट पे लौट के आएंगे। क्या करना होगा उसके लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है और उसे ट्रांसफर करना है। हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारी तरफ से। लॉस आएगा भी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू एल एंड एम। कितने का लॉस होगा? 4,000। रेशो में डालें तो कितना हो जाएगा? इक्वल रेशो है 2,000 एंड 2,000। क्रेडिट में आ गई एंट्री, एडजस्टमेंट इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्रेडिट से पोस्टिंग आएगी डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। कितना? 2,000 एंड 2,000। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और क्लियर? अब आ जाते हैं सबसे लास्ट स्टेप में, बहुत ही आसान है। अब आप इनके कैपिटल के बैलेंस को एक बार वेरीफाई करेंगे कि नए पार्टनर ने जो पैसा दिया है उस हिसाब से इन लोगों ने कैपिटल मेंटेन की हुई है या नहीं की है। बहुत ही आसान सा तरीका है उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पहले प्रिपेयर करके रखनी होगी इस सवाल का जवाब देने के लिए, वो है उनकी न्यू रेशो क्या है। क्या आपको न्यू रेशो फिलहाल नज़र आ रही है? नहीं, न्यू रेशो अभी तक हमने नहीं निकाली है। एक बार न्यू रेशो निकाले फिर 1 सेकंड ही लगेगा मुझे इनकी कैपिटल का मेंटेन हुआ बैलेंस जानने के लिए। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमारे को नहीं गिवन है, नहीं सॉरी गिवन है। ओल्ड रेशो पार्टनर की क्या है? 1:1। और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है और कौन आया है? एन आया। एन का शेयर कितना रहा है? 1/5। सर्टेन केस है,
उसके हिसाब से अगर हम चलें तो लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, और एन का शेयर कितना है, एन का शेयर है हमारा 1/5, तो बैलेंस कितना बचेगा 4L एंड M, 1 माइनस 1/5 कम्स टू 4/5। और इस 4/5 को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो L, M और N का शेयर मिल जाएगा ना, 1/5 तो इसके पास गया, बाकी दोनों के लिए बचा 4/5, आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, इक्वल है जो कि सिंप्लीफाई करें तो ये 2/5, 2/5, 1/5, मतलब जवाब क्या है आपका 2:2:1, 2:2:1। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकी P&L रेशो जो कि मैंने निकाल लिया है 2:2:1। ठीक है जी, बताओगे इसमें से ये L के लिए ठीक है ना, ये M के लिए है और ये N के लिए। नया कौन है इनमें? N ने कितनी कैपिटल बिजनेस में डाली है बता सकते हो? 50,000। आपको किस तरह 50,000 नज़र आ रही है? ठीक है जी, इसने 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फॉर हाउ मच शेयर? ओनली 1 शेयर। तो अगर एक पर्सन 1 शेयर के लिए 50,000 डाल रहा है तो मेरा क्वेश्चन है अगर किसी के पास 2 शेयर है तो उसको कितना कैपिटल डालनी होगी? आप कहोगे सर 1 लाख, 100,000 या 1 लाख। क्यों? क्योंकि अगर 1 शेयर की वैल्यू 50,000 तो 2 शेयर की वैल्यू 1 लाख। अच्छा, इसके पास भी तो 2 शेयर हैं तो इसकी कैपिटल की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख नहीं होनी चाहिए? तो आपको इन लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि भैया अगर नए पार्टनर ने 50,000 रुपये कैपिटल डाली है फॉर 1 शेयर, और क्योंकि आपका शेयर उससे डबल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी तरफ से जो ड्यूटी है वो डबल बनती है। नहीं बनती डबल? तो डबल बनती है, तो अगर उसने 50,000 रुपये डालें तो फिर बाकी पार्टनर को कितना कितना डालना चाहिए? 1-1 लाख रुपये डालना चाहिए। पार्टनर ऐसा नहीं है कि पैसा डाला नहीं हुआ है, डाला हुआ है, लेकिन हो सकता है जो हमने टारगेट फिक्स किया उससे कुछ कम ज़्यादा हो। तो अगर किसी की कैपिटल में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो हम उसको भी कॉल करेंगे। जैसे नए पार्टनर को कॉल करके बोला भैया 50,000 रुपये लेकर आ, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल 1 लाख नहीं है तो मुझसे जितने पैसे कम पड़ रहे हैं 2, 4, 5,000 कुछ तो डाला ही हुआ है ना, इसने काफ़ी कुछ डाला हुआ है, तो पैसे उससे भी डिमांड कर लेंगे। और अगर किसी ने ज़्यादा पैसा डाल दिया तो क्योंकि ऑब्वियसली एक ने कम डाला है तो उसकी वजह से दूसरे को बेचारे को ज़्यादा डालना पड़ा। नहीं, 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं, एक के पास पैसा ज़्यादा था, दूसरे के पास पैसा कम था, जिसने ज़्यादा था उसने ज़्यादा डाल दिया, जिसने कम था कम डाल दिया, चलती है पार्टनरशिप में इतनी तो। लेकिन अब हमें मौका मिल गया तो हम कहेंगे भाई अब जो बैलेंस है वो बराबर कर लो। जिसने कभी ज़्यादा डाला था उसको रिफंड कर दो, उस बेचारे को कब तक पैसा उसका फालतू लेकर चलते रहेंगे। जिसने कम डाला था उसको टाइम दे दिया, इतने दिन का टाइम दे दिया, अब उसको बोलेंगे भैया अब टाइम काफ़ी हो गया, तू पैसा और डाल, तेरी कैपिटल कम चल रही है। बात समझ आ गई है? इक्वल पार्टनर थे, दोनों को इक्वल कैपिटल लगानी चाहिए थी, शुरू में ही नहीं लगानी चाहिए थी। देखो एक ने 1,10,000 डाला था, दूसरे ने सिर्फ 70 डाल दिया था। चलो दोस्ती की बात है, पार्टनरशिप की बात है, बिजनेस के वेलफेयर के लिए इसने ज़्यादा दे दिया, ठीक है, लेकिन कब तक? कभी तो बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। तो आज हमने फैसला कर लिया बैलेंस बराबर करेंगे, नए पार्टनर के साथ अदर पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट कर देंगे। लॉजिकल है, बिल्कुल रिजनेबल है, ठीक है, जस्टिस है, इसमें न्याय है, कोई अन्याय वाली बात नहीं है कि वो कहेगा जी मेरे से पैसे क्यों मंगा रहे, भैया मंगाएंगे। और इसके साथ भी तो न्याय करना है, इसको रिफंड करना है, इसने कैपिटल ज़्यादा डाली हुई है, बड़े दिन हो गए हैं, इसको कुछ पैसा घर वापस ले जाने का मौका मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे भैया ये हमने कैपिटल का बैलेंस तुम्हारा निकाल दिया, इतना बैलेंस मेंटेन करो, इससे ना कम डालो ना इससे ज़्यादा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ के पहले से ही लिख दूंगा मुझे कितना बैलेंस चाहिए। मैंने अपना बैलेंस बराबर करना है, तुम्हारा बैलेंस कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं कम ज़्यादा, तो मैंने अपना जबरदस्ती बैलेंस एक ही फिक्स कर लिया, वही मुझे बैलेंस निकालना है, ना कम निकालना है उससे ना ज़्यादा। तो मैंने लिख दिया जी मुझे तुम्हारा बैलेंस 1 लाख चाहिए। आ रहा है तुम्हारे अकाउंट में या नहीं आ रहा उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बैलेंस सिर्फ 1 लाख ही चाहिए। दूसरे पार्टनर से बोला भैया मुझे भी तुम्हारी कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना चाहिए? 1 लाख। और तीसरे वाले पार्टनर से बोला कि मुझे तुम्हारी कैपिटल का बैलेंस 50,000 चाहिए। अब ऐसे ज़बरदस्ती करोगे तो टैली नहीं करेगा, और जो डिफरेंस है वो उनकी कैपिटल में कितना सरप्लस या डेफिसिट है वो बताएगा। तो सबसे पहले पार्टनर एल के साथ देखते हैं। एल की कैपिटल डेफिनेटली फालतू निकलेगी, 1,10 तो पहले से ही पड़ा था, जबकि उसका हक तो सिर्फ 1 लाख ही लगाने का था। 1,10,000 बिजनेस में लगा रखा है, तो इसका जो इतने दिनों से शोषण चल रहा था वो रुकेगा इससे नहीं। एक तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी चल रही थी, ज़्यादा पैसा लगा रखा है उसने, हम उसको थोड़ा सा मरम पट्टी करने वाले हैं, उसको कुछ रिफंड करने वाले हैं। करें भी, देखिए निकाले कितना बनता है, 1,10,000 फिर 2,500 और 8,000,
1,20,500। यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1,06,000 टोटल है, तो फिगर यहाँ पे बच रही है 14,500, जो कि हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। समझ गए ये क्या है? ये रकम, ये वो रकम है जो उसका नेट एक्सेस है, जितना नेट उसने फालतू बिजनेस में डाला हुआ था, और अब हम उसको उसका फालतू पैसा रिटर्न करने वाले हैं। तो क्या कर दूं मैं इसके लिए, क्या नाम लिखूं? हम कहेंगे जी तुम अपना ये कैश एक्स्ट्रा था तुम्हारा, ये वापस ले जाओ। बात समझ आ गई? डेबिट में निकला ये, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये तो डेबिट से कहाँ पे पोस्टिंग जानी चाहिए? कैश का बैलेंस तुम्हारा कम होने वाला है, क्योंकि आपने रिफंड कर दिया। किसको रिफंड कर दिया? एल को। एल्स कैपिटल 14,500, 14,500 रुपये का हमारा इसके अंदर रिफंड आ गया। ठीक है जी। दूसरे पार्टनर का टोटल करते हैं। दूसरे पार्टनर की कैपिटल में देखो कमी है, साफ नजर आ रही, 70,000 लगा के बैठा, बड़े दिन से मजे कर रहा था, आज इसकी गर्दन जो है वो पकड़ेंगे जरा। यहाँ पे देखो 1,06,000, ये वाली साइड बड़ी आ गई है, और 1,06,000 में से माइनस करते हैं इसका टोटल, जो कि है 80,500। सारी एंट्री जोड़ दे तो 80,500, काफ़ी पैसे कम है। पूरे 25,500 रुपये उसकी कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट चल रहा है, जो उसने शॉर्ट लगा रखा था। तो क्या कहेंगे उसको? भैया घर जा, तू भी पार्टनर है, पैसा लेकर आ, और इसे कैश लिखे, क्या मंगाएंगे? कैश मंगाएंगे, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये भी एक एडजस्टमेंट हुई। क्रेडिट में लिखा कैश, तो कहाँ पोस्टिंग जाएगी? कैश अकाउंट में बैलेंस बढ़ने वाला है। कौन लेकर आया पैसा? एम लेकर आया है। एम्स कैपिटल 25,500। सबको समझ में आई है? लास्ट पार्टनर का भी हिसाब बनाते हैं। 50,000, भैया उसी से तो हिसाब शुरू हुआ था, वही तो सारे इस काम की बखेड़े की जड़ है, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर वो 50 लेकर आया था तो 50 के हिसाब से सबकी कैलकुलेशन की है। अगर बाई चांस वो 60 लेकर आया होता तो ये 60 लेकर आया होता, ये 1,20 बन जाता, और ये भी 1,20 बन जाता। तो इसका जो नया इनकमिंग पार्टनर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो प्रॉब्लम की जड़ है, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम होगी? वो तो बाकी पार्टनर को प्रॉब्लम में डालने वाला है सिर्फ। ठीक है जी, हो गया सब कुछ रेडी। अच्छा, इसका टोटल करते हैं 15,500, और बाकी टोटल भी कर लें तो 1,01,000। इसमें से हमने कुछ पैसा एक पार्टनर को रिटर्न भी किया, 86,500 हमारे पास रिमेनिंग है बाय बैलेंस CD। क्या करेंगे इस बैलेंस का? अब तो बस जैसे बैलेंस शीट बनाते थे वैसे बैलेंस शीट ही बनानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आएगा कैपिटल्स का। कौन कौन पार्टनर है कैपिटल लगाने वाले? L, M एंड N, जो कि है 1,50,000, 2,50,000। उसके बाद कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर डाला था, बचेगा नहीं। प्रोविडेंट फंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, लास्ट तक कोई अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब ये पुराना बैलेंस कंटिन्यू करेंगे। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बिल्स पेबल कोई अपडेट नहीं है, इस पर भी एज इट इज़ रहेगा। क्रेडिटर्स पे भी कोई अपडेट नहीं आया क्वेश्चन के अंदर, वही फिगर रिपीट कर दो। बैंक लोन कोई अपडेट नहीं है, 80,000। असेट साइड में कैश का हमने अकाउंट बनाया था, और अकाउंट बना के नया बैलेंस भी निकाल लिया, 86,500। स्टॉक हमने डाल दिया है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, बिल्डिंग की एंट्री आ चुकी है, लैंड हमने अभी तक नहीं डाली है, उसे भी शो कर दो, कोई अपडेट नहीं है, तो 1,30,000 वैल्यू दिखाएंगे। लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आप अब इन सारी एंट्रीज़ का टोटल कर लीजिए, 3,62,500 एंड 3,62,500, बोथ साइड टोटल एकदम इक्वल आएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा इसमें कुछ खास नहीं किया, बस एक छोटा सा, एक जो पार्टनर जिसके साथ अन्याय हो रहा था और दूसरे ने उसका बेनिफिट लिया था, बस हमने उस न्याय को ख़त्म कर दिया और कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से किया। बस हमने रेशो चेक की, नए पार्टनर की रेशो किया, उस हिसाब से हमने कैपिटल का बैलेंस फिक्स कर दिया पहले से। अब जिसकी कैपिटल उस बैलेंस को टैली नहीं करेगी, उसको कुछ पैसा या तो घर से लाना पड़ेगा या तो घर को लेकर जाएगा, वो उसकी बैलेंसिंग फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो कैश आप लिखेंगे बैलेंस CD के ऊपर लिखना है, क्योंकि टेक्निकली अकाउंट की सबसे आखिरी एंट्री बैलेंस CD और सबसे पहली एंट्री बैलेंस BD होती है। इसीलिए मैंने कैश को एक लाइन खाली छोड़ दी थी कैश के लिए, और फिर लास्ट में बैलेंस CD लिखा था। ठीक है, कंप्लीट।